तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? अरे तेरी सौतन तुझसे तेरा घर छीनने पर उतारू है और तू खुदा जाने किस जहान में मसरूफ है। बचा अपने घर को, वरना तेरे घर वाले रास्ते पर आ जाएंगे बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। बस रास्ते पे आना ही तो बाकी है। कसर मुझसे मेरा घर तो छीन ही चुकी है। या मौला, मतलब उसने हैदर के दस्तखत ले लिए क्या? दस्तखत लेकर तो वो सिर्फ मेरा मकान छीनेगी। अगर मैं मकान की बात नहीं कर रही अम्मी, मैं तो घर की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि दुआ को अभी भी नहीं पता कि गजल क्या कर रही है। मुझे इसे सब कुछ बताना होगा, लेकिन पहले एक बार ये अपना दर्द कम कर ले। उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया है, मेरे अपने छीन लिए। मेरा रोहन, मेरा भाई, मेरा देवर, आज वो मेरे खिलाफ हो गया है, हैदर के खिलाफ हो गया है। यहाँ तक कि वो हैदर की जान का दुश्मन बन गया अम्मी। जान का दुश्मन? जी अम्मी, रोहन ने मुझे धमकी दी है कि वो मरोगी तुम और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। क्यों मेरी गजल को सलील करती रहती हो तुम? क्यों उसे परेशान करती रहती हो सबके सामने? उस शैतान गजल से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। मगर दुआ, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। बात खून खराबे तक आ गई। रूहान को रोकना होगा और उसके लिए तुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी, वरना तू अपने शौहर से हाथ धो बैठेगी। नहीं अम्मी, पुलिस नहीं। बचपना मत कर दुआ। रूहान से तुम दोनों को बचाने का बस यही एक रास्ता है। मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी। मगर क्यों नहीं कर सकती? अम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए। रिश्तों की ये डोर अभी कमजोर है। अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी ना, फिर डोर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। रिश्तों को बहाल करने की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी। फिर हम दिलों की मैल कभी साफ नहीं कर पाएंगे। रोहन मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा भाई, मेरा दोस्त है, मेरा देवर है। वो आपकी पुरानी वाली दुआ ही तो है। वही दुआ जो बिजली की आवाज सुन के इतना डर जाती थी कि जोर से आपके गले लग जाती थी। वही दुआ है जो आंखें खुलने पर अगर आपको आसपास ना पाए तो सहम जाया करती थी। और आज मैं अपने उस पुराने हैदर के पास आई हूँ। खुदा के लिए ना मुझसे कोई सवाल पूछे और ना मुझे कोई जवाब देना है। बस मुझे मेरा तकिया दे दीजिए जिसमें आज भी मेरी खुशबू बसी हुई है। हैदर, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा तकिया दीजिए ना। दिन रात अखियां नू बस तू ही दिसदा है। तू ना दिखे तो जी नहीं लगदा मेरा। दिल दी जगह तू ही पल पल धड़कता है। भूल के भी यारा तू नहीं हो ना जुदा। हकदार तेरा हूँ, हर बार तेरा हूँ। तेरे सदके सब मैं हारिया। जिस दिन से तू सानू मिलया मैं तेरे पीछे पीछे तुरया। तेरे सदके सब मैं हारिया। इतनी बेचैन क्यों हो दुआ? मुझसे क्या छुपा रही है?
काश मैं आपको बता सकती कि मेरा जी कितना घबरा रहा है इधर, जैसे कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे कोई आस टूट रही है, कोई हाथ छूट रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है इधर जैसे खुदा रूठ जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा साथ छूट जाएगा? सजदा तेरा हरदम करती रवा, तुझ पे लुटा दूं मैं ये जिंदगी बाकी, बस लाड तेरे में हंसती रवा। तू इश्क मेरा है, मैं प्यार तेरा हूँ, ता जिंदगी तू रहेगा जड़ा, तुझ में अब से मेरी दुनिया, तेरे लम्हा भी सदियों, तेरे सदके सब मैं वारी। देखिए, अपनी सफाई की दलील भी दे रहे हैं बब्बन मियाँ। वैसे हर कोई रूहान जैसा नहीं होता ना। जो इश्क में अंधा होकर जिंदा मक्खी निगल जाए। खाला जाना आप अपनी हक। बस नहीं बेटा, ऐसों के मुंह नहीं लगते, चिकने घड़े, बातों का कोई असर नहीं होता इन पर। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही मशहूर और माहिर फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया है। अम्मी, तुम्हारा दर्द यूं छू मंतर कर देगी। आओ बैठो, आराम से नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेना। खैर मैं आपके लिए रायता ले आती हूँ, अभी लेके आई। ये फिजियोथेरेपिस्ट का नया चक्कर क्या है? अरे, ये कागजात भी इलाज करते हैं क्या? ये किस किस्म के औजार हैं? ये तो मेरे हॉस्पिटल के पेपर्स हैं। देखूं तो जरा। शर्म करो हमीदा, दुश्मनी हमसे है तो हम ही से निभाओ। ये बेचारी इलाज करने आई है, इसे क्यों तंग कर रही है? तंग करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। पहले तुम्हारी बेटी को छोड़ गई मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए,
फिर बेटे को छोड़ दी। अब खुदा धमकी हो, डेरा डाले बैठी हो। अब क्या इलाज भी हम ही से करवाओगी? सरकारी अस्पतालों की कमी नहीं है हमारे शहर में। वहां जाके अपना दुखड़ा रो लेना। कि वो गजल हमसे हमारा घर छीनना चाहती है, मगर उसने उस डॉक्टर को बुलाया क्यों है? गजल और हिना अम्मी कौन सी नई आफत लाने वाले हैं इस घर पे? बाजी, हफीज क्या बात है, तुम इतने घबराए हो क्यों? बाजी हैदर भाईजान भागते हुए घर आए हैं और सीधा गजल के कमरे में गए। क्या? हैदर तो ऑफिस के लिए निकल गए थे और अचानक से घर वापस क्यों आ गए? बाजी मुझे नहीं पता, मैं गजल के कमरे के बाहर नजर रख रहा था और भाईजान भागते हुए अंदर चले गए और मैं सीधा आपके पास आ गया। भाईजान बहुत घबराए हुए लग रहे थे। घबराए हुए थे? घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हैदर घबरा जाए। उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। एक मिनट, उस डॉक्टर का घर में आना, हैदर को बुलाना, कहीं गजल अम्मी को मोहरा बनाकर हैदर के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? इनकी रीढ़ की हड्डी में क्रैक पड़ गई है। क्रैक? जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करानी पड़ेगी, वरना ये हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे। क्या होगा मेरी बच्ची के साथ? है दो अब इस तरह हौसला मत छोड़िए, कुछ नहीं होगा गजल को, ठीक है? आप सब्र कीजिए और गजल तुम भी सब्र करो, कुछ नहीं होने वाला गजल को, ठीक है? हम उसका इलाज जल्द से जल्द कराएंगे। डॉक्टर, जितना भी खर्चा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गजल के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जरूर। लगा रे तीर निशाने पर लगा रे। अम्मी आप तैयार हो जाइए, ठीक है? हम जल्द से जल्द अस्पताल के लिए निकलते हैं। ये तो मुझे भर्ती करने पर तुल गया, मेरा प्लान मुझ पे ही भारी न पड़ जाए। डॉक्टर जी बताइए, कहाँ प्रैक्टिस करती हैं आप? मैं वहां के लिए एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। वो मैं नहीं हैदू, ये थोड़ी ना ऑपरेट करेंगी, इनके सीनियर्स करेंगे। जब वो वक्त देंगे तब एडमिट करेंगे ना गजल को, अभी नहीं। डॉक्टर बहुत भरोसा जताया हमने आप पे। गजल के इलाज के लिए मुझे दिल्ली का सबसे बेस्ट सर्जन चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइजेस। गजल के इलाज के लिए मैं आपसे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए आप, जितना भी पैसा लगेगा लग जाने दीजिए। गजल का इलाज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया, हो सब कुछ मेरा चाहे नाम अपने लिखा ले। हैदर, जी आप अचानक ऑफिस से वापस कब आए? हाँ वो मैं और एक गजल के कमरे में क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ वहां पे?
करें आप? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जलने की बुक कहाँ से आ रही है। मतलब तुम मुझ पे शक कर रही हो? अगर तुम मुझ पे शक कर रही हो, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत फिर से जाग उठी है। मजाक करना बंद कीजिए हैदर। मैं आपको कितनी बार समझाऊं, वो लड़की ना बहुत खतरनाक है और उसका दूसरा नाम बर्बादी है। उसके करीब मत जाइएगा। तुम फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेगम, कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ज्यादा फिक्र करोगी ना तुम्हारी प्यारी आंखों के नीचे गड्ढे आ जाएंगे। दुआ तुम अपना ख्याल रखो और गजल से तो बिल्कुल भी मत डरो। वो तो बेचारी वैसे भी दर्द से तड़प रही। बेचारी? हाँ आई मीन बेचारी इसलिए दुआ क्योंकि मेरी वजह से ही हुआ है ना। अनजाने में अगर मैंने उसे लात नहीं मारी होती तो उसकी कमर नहीं टूटती। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अगर उसने सर्जरी नहीं कराई तो उम्र भर के लिए वो अपाहिज हो जाएगी। अपाहिज? और वो ना अपाहिज करने वालों में से, होने वालों में से नहीं है। एक नंबर की लोमड़ी है वो, घात लगाए बैठी है। जैसे ही मौका मिलेगा ना शिकार कर लेगी, सबको जख्मी कर देगी और हम देखते रह जाएंगे। गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे होते हुए किसी को क्या ही हो सकता है, और मैं तो बिल्कुल ही महफूज हूं। जब तक तुम हो ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिस जाना पड़ेगा। हैदर। फरमाइए बेगम। हैदर रुक जाइए ना, मत जाइए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में सितार छेड़ दिया। तुम वाकई चाहते हो कि मैं रुक जाऊं और ऑफिस नहीं जाऊं? इस ख्याल को रोक लो दुआ। एक काम करते हैं, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। उसके बाद एक अच्छी सी पिक्चर देखते हैं, बढ़िया सा खाना खाते हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, और उसके बाद मैं प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाइए, जाइए। अचानक से मौसम कैसे बदल गया? मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अभी तो कह रही थी रुक जाओ, अब बोल रही हो चले जाओ। अरे डिसाइड करो क्या करना है मोहतरमा, चाहती क्या हो? मैं आपको इसलिए रोक रही थी क्योंकि वो हाँ, क्योंकि मैंने खाने में नवरत्न कोरमा बनाया है। दादी अम्मी, अम्मी क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक रुक, क्या हुआ? हंस क्यों रहे हैं? सूरत देखिए अपनी इसलिए हंस रहे हैं, पागल लड़की। मेरी सूरत को क्या हुआ है? तेरा शौहर तुझे खोने से इतना डर गया है कि उसने तेरे गाल पे अपने दस्तखत कर ही दिए। दस्तखत? जा वहां जाके शीशे में देख। अरे ये तो देखकर हम लोग हंस रहे थे। हैदर ने तुझ पर उंगलियां लगाकर ये ऐलान कर दिया कि तुझ पे सिर्फ उसी का हक है। भंग आ गया मेरा, शायद कमरे में छोड़ दिया। जी डॉक्टर साहब, अम्मी को इस तरह गजल के लिए रोते हुए देख दिल बेहद बेचैन है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार गजल ठीक तो हो जाएगी ना? उसे हुआ क्या है? मतलब उन्हें क्या होगा? क्या हुआ उन्हें? अरे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्हें हुआ क्या है। आप ही ने तो खुद कहा मैम कि गजल की रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है और इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है। ओ हाँ हाँ, वो उनकी हालत बहुत नाजुक है और उनको जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करानी होगी, उसके बिना नहीं होगा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। रुकिए, क्या हुआ? अब इतनी
घबराई हुई क्यों लग रही है? मैं नहीं तो दरअसल बात यह है कि मुझे जल्दी है, मुझे लेट हो रहा है और मुझे कोर्ट जाना है। कोर्ट? डॉक्टर्स कोर्ट में कब से प्रैक्टिस करने लगा है? अरे तुम फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेगम। हैदर की उंगलियों पे स्याही लगी हुई थी। श्यामोला, कहीं गजल ने हैदर के सादा दिली का फायदा उठा के वो काम तो नहीं करवा लिया जिसका मुझे डर खाए जा रहा है। एक भी लफ्ज और निकाला ना तो ये जो दांत है ना तोड़ दूंगी। बदतमीज कहीं की। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? कैसा लगा फर्रुखाबादी थप्पड़? दूध दो चार और। हम एक बार अगर शुरू हो जाते हैं ना तो रुकते नहीं है। खाला जान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मलिका पर हाथ उठाने की? तू अपनी औकात में रह लड़की। खाना है तुझे भी फर्रुखाबादी थप्पड़? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? पुरानी मरम्मत भूल गई क्या? तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। अभी याद दिलाती हूं मैं तुम्हें। हमीदा बेगम, मेरी बहू को हाथ लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। और अगर तेरी कलमुही बहू ने और ज़बान लड़ाई ना तो तुम दोनों के लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। बढ़िया ही। डॉक्टर साहिबा, ये काला कोट, ये कानून की किताब, ये सब तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं?
आखिर किस साजिश का हिस्सा हो तुम? और ये पेपर्स? ये पेपर्स किस चीज के हैं? मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना सारा सच सामने आ जाएगा। ये मेरे सर्जरी के पेपर है, दो मुझे। ये तो पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा। पर तुम तो दर्द में सुबह से चीख रही थी, कर्राह रही थी। अब अचानक तुमने ये पेपर छीनने की ताकत कहां से आ गई? हाँ, मक्कार लड़की, अभी पता चल जाएगा कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। और ये दुआ, ये तो पूरा का पूरा कारोबार निकल चुकी है, इसे क्या कहेंगे आप? मैंने अपना हक मांगा तो आप मुझे बेगैरत, लालची कह रहे हैं। और ये दुआ, जब इसने अपना हक मांगा तो आपने उसे खुशी खुशी दे दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा हक कहाँ है? मैंने तो इस कारोबार में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मांगा था हैदर, लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। जब हक मांगने पर ना मिले तो छीन लेना चाहिए, और मैंने भी यही किया। कारोबार दुआ के नाम हुआ है तो ये घर मेरे नाम होना चाहिए। बल्कि हो चुका है। अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके दस्तखत के साथ साफ साफ लिखा है, आज से अख्तर मंजिल की मालकिन सिर्फ और सिर्फ गजल हैदर अख्तर है। इन पेपर्स की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि बहुत चालाकी से तुमने इन पेपर्स पे मेरे दस्तखत करवाए हैं। ये घर तुम जहेज में नहीं लेके आई थी। ये घर जितना मेरा है उतना ही कायनात का है, उतना ही नूर का है, मेरे भाई रूहान का है। मुझे भाई मत बोल हैदर, तू मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं है। एक तरफ हक देने की बात करता है, दूसरी तरफ हक मारता है।
मैं ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर कारोबार दुआ का है तो ये घर मेरा होना चाहिए, इस पे मेरा हक है। कौन सा हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? इस घर की चौखट पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस घर ने तुम्हें सहारा दिया था, तुम्हारी यतीमी पर तरस खा के तुम्हें एक कमरा दिया था, और तुम खुद को इस घर की मालकिन समझ बैठी। भूलो मत, ना ये घर कभी तुम्हारा था, ना है, और ना ही कभी होगा। इस किस्से को मैं आज ही खत्म कर देती हूँ। हैदर, आप ये घर मेरे नाम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर, और वो भी आज, अभी, इसी वक्त। तभी इस गजल का फितना हमारे अख्तर मंजिल से रुखसत होगा। ये घर तो मैं लेकर रहूंगी हैदर। हैदर ने दूसरी औरत से निकाह करके मेरे भरोसे का खून किया है, और अब ये घर मेरे नाम पे करके हैदर को अपनी गलती का कफारा अदा करना होगा। जब तक गजल नहीं थी, मैंने इनसे बेइंतहा मोहब्बत की, और उस मोहब्बत के बदले कभी कुछ नहीं मांगा। अब मुझे मेरी बेलौस वफाओं का सिला चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल, सबसे सुनहरे साल आप सबकी खिदमत में बिताए हैं। दुल्हन बनके इस घर में कदम रखा था, मगर एक मां बनके 3-3 बच्चों को संभाला है। नूर, कायनात, शुहान, क्यों? क्योंकि मेरे शौहर अपने भाई बहन को औलाद की तरह मानते थे, तो मैंने भी उन्हें औलाद समझ लिया। भूलिए मत, मेरे हाथ की पहली मेहंदी खुद ब खुद नहीं हटी थी, बल्कि आप सबके झूठे बर्तन धोने से निकली थी। ये बात हमेशा याद रखना। मैंने आप सबके लिए खुद को भुला दिया, मगर बदले में मुझे क्या मिला? ये सौतन। मैंने बदले में कुछ नहीं मांगा था सिवाय मोहब्बत के, और मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली, और उसकी वजह आप सबके सामने है। मैं अपना सब कुछ आप सब पे लुटा चुकी हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं। इसीलिए मुझे ये घर चाहिए, ताकि मेरा मुस्तकबिल महफूज रहे। तुम्हारा मुस्तकबिल तो महफूज हो जाएगा तुआ, मगर मेरे बच्चों का क्या होगा? अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, और फिलहाल मैं किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। सिर्फ वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। ये घर तो मेरे नाम होके रहेगा।
आप ये घर मेरे नाम पे करेंगे या नहीं? हैदर, आप पहले इसे सब कुछ दे चुके हैं। अगर ये घर भी इसके नाम हो गया तो ये आपकी अम्मी को, मुझे, आपके भाई बहनों को सबको चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी। हैदर ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए हैदर। दुआ के लिए मत करना, दुआ के नाम पे ये घर, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। मत करना बेटा, मत करो ये घर है, मत करो ये नाम, सड़क पे आ जाए, मत करो, ये नहीं बचेगा हमारे पास। दुआ के लिए हमारी बात चुप, खामोश। शायद आप लोग ये बात भूल चुके हैं कि मुझे ना पहले किसी की मशवरे की जरूरत थी, ना आज है। अगर दुआ का ये मुतालबा है कि घर उसके नाम होना चाहिए, तो मैंने भी एक फैसला ले लिया। अम्मी, ये घर जिसकी अमानत है उसी को मिलना चाहिए। ये घर दुआ के नाम कर दिया जाएगा। होश में हो? ये घर दुआ का कैसे हुआ? ये अपने माई कैसे लाई थी क्या? ये घर मेरा है, सुन रहे हो? मेरा है ये घर, है दूर किसी और का नहीं। नहीं अम्मी, ये आपकी गलत फहमी है। ये घर हमारा नहीं है अम्मी। इस घर का एक एक कोना, इसकी एक एक ईंट ये गवाही दे रही है कि घर सिर्फ दुआ का है। वो मंजर याद कीजिए अम्मी, जब मेरे और दुआ के निकाह को महज 3 महीने हुए थे। कर्ज का बोझ पढ़ते पढ़ते 70 लाख रुपए हो गए थे अम्मी। घर नीलाम होने की कगार पे था। फिर सदमा नोच नोच के आपको खाते जा रहा था। खरबू अफसोस की दीवार पे अपना सर पीटते रहते थे। तनख्वाह देने तक की औकात नहीं रही थी हमारी अम्मी। इस वजह से कारीगर काम छोड़ के चले गए थे और कारखाने सूने पड़ गए थे। रात होने का खौफ हमें सोने नहीं देता था। इसलिए सबसे ज्यादा हक दुआ का है। क्योंकि कानूनी तौर पे इस घर का मालिक मैं हूं। मैं इस घर को इसके असली हकदार के नाम करूं या खैरात में बांटूं, मेरी मर्जी। मुबारक हो। तो कारोबार तो तुम्हारे नाम पे हो ही गया था। अब अत्तर मंजिल भी तुम्हारी हो गई। मुझे खुशी है कि कम से कम मैंने तुम्हारा थोड़ा सा कर्ज उतार दिया। पेपर्स तैयार करो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। हैदर मियां, कागजात तैयार है।
तुमको सिर्फ दस्तखत करने हैं। हफीज। जी अम्मी। नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये आलीशान घर, ये शान और शौकत, ये सब का सब मेरा है। इस सब पर मेरा हक है और मैं वो हक लेकर रहूंगी। और हाँ, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, वो भी तो मेरा है, हैदर। और तू लड़ेगी या नहीं? मैं लड़ूंगी अम्मी। मैं अपने हैदर के लिए लड़ूंगी, अपनी अम्मी के लिए लड़ूंगी, अपने रूहान, अपने खानदान के लिए मैं लड़ूंगी और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक ये गजल हमारे घर से बहुत दूर ना चली जाए। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं अपनी जान लौटाने के लिए भी तैयार हूं। जी जान से लड़ूंगी जब तक हमारा घर उस गजल से पाक नहीं हो जाता।